शुरू करें बेटा? तैयार है पढ़ने के लिए? चलिए, आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम उसी सीक्वेंस को जहां पर हमने कल छोड़ा था, तो हमने 11 चैप्टर कर लिया था न्याय वाला, 12th चैप्टर जो था अधिकार वाला वो भी कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13। लिख लेंगे बेटा। सबसे पहले क्या है, अध्याय का नाम क्या है वो देख लेते हैं। अध्याय 13 जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। चलिए, हेडर लिख लिया, नागरिकता। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप कहते हैं नागरिकता को। तो सबसे पहले अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको किसको समझना पड़ेगा कि नागरिक क्या है, नागरिक क्यों आवश्यक है, और नागरिकता के टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? अभी आप ही में से कुछ बच्चे हैं, एक आध साल में या कुछ हो भी गए होंगे, वो 18 वर्ष के हो गए हैं और उनको क्या मिल गई है? अब नागरिकता मिल गई है। ये कौन सी नागरिकता है? राजनीतिक नागरिकता है, जहां पर अब आप वोट दे सकते हैं और सरकार बनाने में अब आपकी भागीदारी जो है, जो सहभागिता है वो हो जाएगी। लेकिन नागरिकता को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि नागरिक कौन होता है, उसके अंदर क्या चीजें हैं और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, नागरिक रहेगा कहां पर, सबसे पहले हमें यह समझना, कहां रहेगा? राष्ट्र में रहेगा या राज्य में रहेगा। ये वाली जो आपकी किताब है, ये वाली जो आपकी पुस्तक है, ये बेसिकली डिस्कस करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यहां पर हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में नहीं है, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो हम इसे दोनों ही स्तरों पर पढ़ेंगे कि विश्व में नागरिकता का अर्थ क्या है और भारत में नागरिकता का अर्थ क्या है, तभी हम इसे डिटेल में समझ पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखो, जब भी हम किसी राज्य की बात कर रहे हैं या हम राष्ट्र की बात करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर राष्ट्रवाद है, तो इसका भी थोड़ा सा क्लू आपको यहां पर मिल जाएगा। तो राज्य और राष्ट्र की बात करें तो इसको बनाने के लिए हमें 4 पिलर्स की जरूरत होती है। जैसे हम घर बनाते हैं, पहले नींव डालते हैं, तो वैसे ही 4 पिलर्स होते हैं। अगर ये 4 पिलर्स होंगे तभी हम क्या बन सकते हैं? एक राष्ट्र बन सकते हैं, एक राज्य बन सकते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहला जो पिलर है उसका नाम क्या है? भूभाग। क्या है? भूभाग। देखिए, भूभाग का मतलब क्या है यहां पर कि जो लैंड होगा, जैसे भी एक बच्चा पूछ रहा था कि भौगोलिक का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा क्षेत्र जिसे हम ये कह सकेंगे हमारा क्षेत्र। जैसे भारत का मानचित्र आप देखते हैं, उसकी टेरिटरी के अंदर जो भी चीजें आती हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। ठीक है ना? वो क्या हो गया? एक लैंड का जो टुकड़ा है, उसके लिए हमने शब्द यूज किया भूभाग। दूसरा है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। अब जनसंख्या का मतलब हम सभी को पता है, जो कि इस स्थान पर क्या करेगी? निवास करेगी। क्या करेगी? यहां पर निवास करेगी। तो ये जो जनसंख्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे अभी थोड़ी देर बाद? नागरिक। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड पिलर है वो है सरकार। वो क्या है? सरकार है, क्योंकि जिस भूभाग पे जनसंख्या रह रही है, इसको नियमित करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए एक सरकार की भी क्या है? हमें आवश्यकता है। अगर सरकार नहीं होगी, कानून नहीं होंगे, संविधान नहीं होगा, तो क्या करेंगे? सभी आपस में लड़ मर जाएंगे। ठीक है ना? अब एक रेड लाइट का एग्जांपल लो। जो रेड लाइट खराब होती है तो वहां पर क्या होता है? एक्सीडेंट होगा, ट्रैफिक जैम होगा, है ना? तो ये सरकार क्या करती है? ये उसी रेड लाइट की तरह है, जो चीजों को सही तरीके से चलाने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है? उसके बाद चौथा जो है वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता का मतलब होता है अपने निर्णय लेने की क्षमता, कि जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो आंतरिक है या फिर वो बाह्य है, वो आप स्वयं ले रहे हैं। यानी कि हमें अपने देश के अंदर कैसे चलना है, इसका भी डिसीजन कौन करेगा? हम ही करेंगे।
और हमें किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं इसका डिसीजन भी कौन करेगा, हम ही करेंगे। तभी हम क्या कहलाते हैं, एक राज्य एक राष्ट्र कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब देखिए, जनसंख्या जो है ये कोई भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? जनसंख्या क्या है, कोई भी हो सकती है। तो हमें पहले समझना है कि नागरिक कौन है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहली बात क्या है कि जो भी विदेशी है वो नागरिक नहीं है। क्या है? विदेशी जो है वो नागरिक नहीं है। विदेशी अपने देश का नागरिक हो सकता है, लेकिन हमारे देश का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, विदेशी है। अधिकार वाले चैप्टर में भी आपको मैंने ये बात बताई थी कि जो अधिकार हैं वो किसको प्राप्त होते हैं, केवल उस देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। बात समझ में आ रही है? कि अगर वो हमारे देश का नागरिक नहीं है तो उसे वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। चलिए अभी एक पॉइंट लिखेंगे पहले फटाफट। यहां पर पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, एक राजनीतिक समुदाय की, किसकी? राजनीतिक समुदाय की समान एवं पूर्ण सदस्यता। पूर्ण का मतलब क्या है, अब उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए भेदभाव रहित। भेदभाव रहित। तो जो भी अधिकार किसी एक को मिल रहे हैं, किसी देश के नागरिक को मिल रहे हैं, वैसे ही समान अधिकार जो हैं वो पूरे के पूरे देश के नागरिकों को मिलेंगे। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ रही है? अब इसके बारे में हमें कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो देखिए यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है, नागरिकता क्या है। क्वेश्चन क्या है, नागरिकता क्या है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि किसी भी एक राजनीतिक समुदाय की, जैसे हम भारत के लोग हैं तो हमारा राजनीतिक समुदाय क्या है, भारत हो गया। इसकी क्या मिल रही है हमें, समान एवं पूर्ण सदस्यता मिल रही है, बिना किसी भेदभाव के मिल रही है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नागरिकता कहेंगे। क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए आपकी बुक में भी बड़े अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन वो ये कि आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है ना। तो देखिए जो भी नागरिक होगा ना, यहां पर देखिए आपकी बुक में भी इस तरीके से बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या है, हाँ, तो जो भी नागरिक होगा उसे उस देश की पूरी क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। और क्या मिलेगा, और भाई जितने भी अधिकार हैं वो सभी मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, अधिकार और कर्तव्य जो हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो आपको कर्तव्यों के प्रति भी क्या होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, और तभी जो है वो कोई देश अच्छे से रन कर पाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज किसको मिल रही है बेटा, नागरिक को मिल रही है। ठीक है, अगर आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के सभी नागरिकों को ये अधिकार जो हैं वो प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त किसको नहीं होंगे, शाबाश, जो विदेशी है उसको इस देश के तो नहीं प्राप्त होंगे, उसको अपने देश के प्राप्त होंगे। जैसे कोई फ्रांस का नागरिक है तो उसको जो अधिकार है, स्वतंत्रता है, कर्तव्य है, वो किस देश के लिए है, वो फ्रांस के लिए। ऐसे कोई जर्मनी का है तो उसको क्या है, जर्मनी के लिए वो क्या होगा, उसके जो कर्तव्य हैं वो होंगे। कल भी हमने डिस्कस किया था भारतीय संविधान के कौन से भाग में कर्तव्यों की बात की गई है, कौन बताएगा। भाग 4 में की गई है, कौन से अनुच्छेद में, 51। तो भाग 4 का जो का पार्ट है उसमें की गई है, और 51 का के अंदर जो है वो हमारे जो कर्तव्य हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनकी चर्चा जो है वो भारतीय संविधान में की गई है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए यहां से अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि भाई ये जो नागरिकता है इसे कैसे प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है ना कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं नागरिक कैसे हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है कि नागरिक जो है वो कैसे होता है और वो कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात।
कि भाई मेरे माता पिता भारतीय हैं तो मैं उनकी संतान हूं, तो मैं अपने आप ही क्या हो जाऊंगा, भारतीय हो जाऊंगा। मुझे यहां पर और कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मेरे माता पिता भारतीय हैं और मैं यहां पर पैदा हुआ, उनकी संतान हूं, तो मैं अपने आप ही क्या हो जाऊंगा, भारतीय हो जाऊंगा। क्लियर है बेटा। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, पंजीकरण। क्या कहते हैं, पंजीकरण। तो पंजीकरण के द्वारा भी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं कि आप पिछले 5 सालों से यहाँ पर रह रहे हो, यहाँ कार्य कर रहे हो, तो आप क्या बन सकते हैं, इस देश के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वंश परंपरा। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वंश परंपरा, कि भाई चलता ही आ रहा है ये सब तो, ठीक है ना। जैसे मेरे पिताजी, अब मेरे बच्चे, ये सारे क्या होंगे, हम वंश हो गए ना एक। जैसे मैं अपने पिताजी का वंश हूं, अब मेरी संतान जो होगी वो मेरा वंश होगी। तो इस परंपरा के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आप यहां पर लिख लेंगे कि कोई ऐसा भू क्षेत्र है जिसे हमने जीत लिया है। ठीक है, क्या है, कोई भू क्षेत्र, यानी कि कोई ऐसा भूभाग जिस पर हमने क्या कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो, उसे हमने जीत लिया हो, तो उसके भी जितने निवासी हैं वो क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक बन जाएंगे। क्लियर है बेटा। तो ये बेसिकली ये वो 4 तरीके हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता को हासिल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। अब देखिए भारत के अंदर जो है वो इकहरी नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता कह लीजिए, इकहरी नागरिकता कर लीजिए। तो हम यहां पर कंपैरिजन करते हैं यूएसए का और इंडिया का। शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन सभी को नहीं पता है, उसकी हम बात करते हैं। अगर आपको पता है तो जस्ट रेज योर हैंड, इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे। हाँ जी बेटा, लास्ट वाला बच्चा बताइए। सर यूएसए में दोहरी नागरिकता, जैसे कि एक शहर की जैसे यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है। और भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है, या इकहरी कह सकते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है, सर? हाँ बताइए। सर यूएसए में जैसे कि 2 डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक उधर के जहाँ रहते हैं वहाँ का और एक देश का, और इंडिया में एक ही बनता है। अच्छा, बैठ जाइए, शाबाश। हाँ जी, आप बताइए। सर एकल में पूरे भारत के सर एक ही उसको नागरिकता प्राप्त होगी कि वो भारत का सदस्य है, लेकिन सर यूएसए में उसको 2 नागरिकता है, एक तो सर उसकी जो कैपिटल है उसकी जहाँ पर वो रहता है, और एक उसको पूरे देश की। चलिए शाबाश। आपके चैप्टर में ना, आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें एक चैप्टर था जिसे अब डिलीट कर दिया गया है, अगर वो होता तो आप और बेहतर तरीके से बता पाते। ये जो मसला है ये किसको लेकर है, किस बात को लेकर है, उसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा ताकि आप इसे बेटर वे में समझ पाए। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, इतने में जाएंगे कि आप उसको समझ जाए, ठीक है ना। ये सारा मामला है संगठन बनने का। किसका है, संगठन बनने का, कि ये संगठन बना कैसे है। तो अमेरिका जो है, जिसे आप यूएसए के नाम से जानते हैं, ये 51 देशों से मिलकर बना है। किससे बना है, 51 देशों से मिलकर बना है। तो ये कैसा संगठन है, एक महासंगठन है। क्या है, महासंगठन है, ठीक है ना। और भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है, तो भारत में 28 राज्य हैं, तो ये 28 राज्यों से मिलकर बना है। बात समझ में आई। इसमें क्या है, 28 राज्य हैं और इसमें 51 देश हैं। दोनों में पहला अंतर समझ आया। अब दूसरा अंतर मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आप इसे समझ पाएंगे। एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ। क्या होता है, एक होता है संघ और एक होता है परिसंघ। अब देखिए, इसको सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू परंपरा में क्या होता है कि आप एक बार किसी के साथ जुड़ गए, आपने विवाह कर लिया, आपने शादी कर ली, तो फिर आप हमेशा के लिए उसके साथ क्या हो गए, बुक हो गए। इस जन्म में नहीं, हमारी पौराणिक कथाओं की बात करें तो 7 जन्मों के लिए आप क्या हो गए, बुक हो गए। अब आप और कहीं भाग नहीं सकते। बात समझ में आ रही है।
और इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में तलाक का प्रोविज़न है, लेकिन वो भी एक तरीके का बहुत तगड़ा नियम है। और आपने भी एक नया रिलेशन सुना होगा हाल ही के वर्षों में, लिविंग रिलेशन, है ना। लिविंग में क्या होता है, जब तक मन कर रहा रह लो, मन भर गया हट जाओ, तो उसी को आप समझिए परिसंग। तो भारत का जब निर्माण किया गया था तो हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई, संघीय व्यवस्था अपनाई। हमने जो संघ बनाया कि एक बार अगर आप भारत में शामिल हो गए तो यहां से निकल नहीं सकते। लेकिन अमेरिका ने जो कोऑर्डिनेशन किया उसे हम परिसंघ के नाम से जानते हैं कि भाई आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेनिफिट यूएसए के साथ नहीं है तो आप वहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही ये भी क्या बन गया, एक संघ बन गया कि आप अगर इसमें शामिल हो गए तो अब आप भी इसमें से नहीं निकल सकते। तो इसीलिए यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। बात समझ में आ रही है। एक तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम एक देश की बात कर लेते हैं, कनाडा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो नागरिक है वो एक तो किसका नागरिक है, कनाडा का नागरिक है, और एक किसका नागरिक है, यूएसए का नागरिक। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम यूपी के नागरिक हैं और भारत के नागरिक, हम केवल किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। क्लियर पॉइंट। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है। तो कौन सी है, एकल नागरिकता को अपनाया गया है, ठीक है। अगर तुलनात्मक क्वेश्चन आता है, कंपैरेटिव आता है कि आपको कंपेयर करना है कि भारत और अमेरिका के नागरिकता की तुलना करें, तो आप क्या कहेंगे कि वहां पे दोहरी है और यहाँ पर क्या है, एकल है। क्लियर है बेटा। चलिए अब देखिए नागरिकता हमें क्या हो गई है, मिल गई है, प्रदान हो गई है, सभी लोग खुश हैं। चलिए अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि खुशी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाती है ना, ज़्यादा दिन तक खुशी जो है वो चल नहीं पाती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के अगर तरीके हैं तो नागरिकता का त्याग करने के भी तरीके होंगे, है ना। नागरिकता, अगर मैं कह रहा हूं कि हमें नागरिकता मिली है तो नागरिकता का क्या होगा, त्याग भी होगा ना। त्याग का मतलब समाप्त होना। तो अब हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। क्या बताया था बेटा, एक सेकंड उसको खड़े हो जाओ, बताओ बच्चे, शाबाश भाई। लंबे समय से अनुपस्थिति, ठीक है ना, कि भाई बहुत लंबा टाइम हो गया आप जो है इस देश में नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकते हैं। हाँ शाबाश, कि भाई कोई यहाँ का नागरिक है और अब वो यहाँ नहीं रहता है, वो कहाँ चला गया है, विदेश में चला गया है। विदेश में जाना और विदेश में जाकर उसने वहां की नागरिकता ले ली, ठीक है। विदेश में क्या कर रहा है, उसने नौकरी करी और उसने वहां पर ग्रीन कार्ड ले लिया, वहां की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं होगा। बैठ जाइए। हाँ बेटा आप बताइए। शाबाश। तीसरा हम क्या देख सकते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया, बैठ जाइए, देश द्रोही, यानी कि आपने कुछ ऐसा अपराध कर दिया जिससे पूरे देश को थ्रेट है, पूरे देश को खतरा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है बेटा। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा। हाँ जी बच्चे। गोद लेने पर कि भाई आपने क्या करा है, आपको किसी ने वहां पर विदेश में क्या कर लिया है, गोद ले लिया है, यानी कि अपना बेटा बना लिया है या बेटी बना दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी गोद लेने पर, तो ऐसी स्थिति में भी आपकी नागरिकता जो है वो क्या की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। बैठ जाइए। तो देखिए ज्यादा पॉइंट्स में हमें नहीं उलझना है, क्योंकि ये ज्यादा 2 मार्क्स में सवाल आएगा कि भाई नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताएं, तो ये लिख देंगे। और अगर क्वेश्चन आ गया नागरिकता समाप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, तो आप इन्हें लिख देंगे। क्लियर है बेटा। यहां तक कोई डाउट? पक्का कर लूं विश्वास। चलिए तो यहां से पहले क्वेश्चन लिखिए फटाफट। नागरिकता प्राप्त करने के कोई 2 तरीके बताएं। क्वेश्चन लिखिए फटाफट। नागरिकता प्राप्त करने के कोई 2 तरीके बताएं। हो गया बेटा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, नागरिकता समाप्त करने के कोई 2 तरीके बताएं। चले बेटा आगे बढ़े। चलिए अब यहां से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है अंतर स्थापित करने में।
किसमें? अंतर स्थापित करने में। तो यहां पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उन्हें पहले गंभीरता से समझिए, उसके बाद नोट करें, ठीक है ना। अब हमें नागरिक पता है कौन है, ठीक है। विदेशी भी पता है, जो नागरिक नहीं है वो क्या है? विदेशी है। और यहां पर एक और टर्म आती है शरणार्थी। शरणार्थी, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेबल है, मोस्ट रिपीटेबल है कि शरणार्थी क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी बेटा बताएं। जैसे उसके देश में उसका मतलब ज्यादा जुलूम किया जा रहा है तो दूसरे देश को अपना पत्र भेज सकता है। मेरे देश में मेरे को जुलूम किया जा रहा है, अपने देश में मुझे मतलब अपना नागरिकता दो। नागरिकता दो, तो अपना पेट भर नहीं रहा, दूसरों को भी ले आए, है ना। अब जैसे मैं मान लो कि मेरे को अभी पाकिस्तान में रोटी का संकट चल रहा है ना, अब मैं पाकिस्तान में लेटर लिखूंगी जी मेरे को वहाँ की नागरिक वो देंगे, वो कहेंगे हमारे तो अपने आटा नहीं है हमारे पास, तेरे को और खिलाएं। शाबाश। कि जब किसी आपदा विपदा के कारण किसी देश के नागरिक किसी दूसरे देश में जाते हैं जो कि वहां के नागरिक नहीं है, वहां पर शरण लेने जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही हम किस नाम से जानते हैं? शरणार्थी के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए शरणार्थी किस किस वजह से हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक में क्या देख सकते हैं कि भाई कोई अकाल आ गया, ठीक है ना, कोई भूकंप आ गया, क्या आ गया? भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, और ऐसी स्थिति में उनका जो सब कुछ है वो बह गया, खराब हो गया, या जो बुनियादी आवश्यकताएं वो अब पूरी करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक शरणार्थी, यानी कि वो प्रकृति के कारण क्या बने हैं? शरणार्थी बने। ठीक है बेटा। दूसरा शरणार्थी क्या है जिसे हम कह सकते हैं कि भाई मानव निर्मित कोई समस्या है, ठीक है ना। क्या है? मानव निर्मित समस्या है। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि भाई कोई युद्ध हो गया, युद्ध में बहुत सारे लोग क्या गए? मारे गए, अब उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम क्या दे सकते हैं? उनको शरण दे सकते हैं। क्लियर है बेटा। ऐसा ही है कि कोई मेरे देश में नौकरी नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ करने? नौकरी बाहर कर रहा हूँ, तो ये सारी जो मानव निर्मित है ये फोर्सफुली होती है, मतलब ये जानबूझ के नहीं जाते, इनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, इसलिए वो कहीं दूसरे देश में शरण मांगते हैं। और पहली वाली क्या है? वो प्रकृति के कारण किसी दूसरे देश की शरण में जाते हैं। क्लियर है बेटा। कोई डाउट यहां तक? समझ आ गया। अब अगर क्वेश्चन आएगा कि नागरिक और शरणार्थी में अंतर बताएं, बता पाएंगे? तो नागरिक कौन सा है? किसी देश की पूर्ण और समान सदस्यता जिसे प्राप्त है वो तो क्या हो गया? नागरिक हो गया। और शरणार्थी क्या है? जिसको ये प्राप्त नहीं है और वो किसी विपदा में है, और ऐसी स्थिति में अगर वो किसी के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपने देश का नागरिक बना लीजिए, अपना शरणार्थी बना लीजिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? शरणार्थी कहते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए देखिए, अब एक नया टॉपिक है जो कि आपके इसी सब्जेक्ट में आएगा, जिसे हमने बोला सार्वभौमिक नागरिकता। अब ये नागरिकता का एक पार्ट है। क्या है? सार्वभौमिक नागरिकता, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सिटीजनशिप। अभी इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, लेकिन विश्व के बहुत से विकसित देश जो है वो इस प्रयास में लगे हुए हैं। अब विश्व में जब इतने सारे लोग इसके प्रयास में लगे हैं, तब तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो वैश्विक नागरिकता भी कहा जाता है इसे, कई बार सार्वभौमिक नागरिकता कहते हैं, कई बार क्या कहते हैं? वैश्विक नागरिकता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है क्या? हाँ जी, कौन बताएगा क्या है? हाँ बोल बेटा। सर, किसी व्यक्ति को अगर पूरे मतलब पूरी अर्थ पे कहीं भी रहने की सर उसको नागरिकता मिल जाती है, तो वो सार्वभौमिक उसको नागरिकता मिल जाती है। शाबाश। कि विश्व के किसी भी स्थान पर किसी भी भूभाग में आप निवास कर सकते हैं, उसी को हमने क्या बोला है? वैश्विक नागरिकता या सार्वभौमिक नागरिकता। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भूभाग है उसके ऊपर जो लिमिट लगाई गई थी, क्या लगाई गई थी? लिमिट लगाई गई थी कि भाई मैं भारत का नागरिक हूं तो मेरी इतना क्षेत्र है, मैं यहाँ कहीं पे भी घूम सकता हूँ, फिर सकता हूँ, नौकरी कर सकता हूँ, मुझे हर तरीके की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, सभी अधिकार हैं। लेकिन ये विश्व नागरिकता क्या है कि आपकी जो ज्योग्राफिकल लिमिट है, जो भूभाग की लिमिट है, उसको क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। अब इस विश्व में आप कहीं पर भी हो, आप क्या है? नागरिक कहलाएंगे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर
पहली चीज क्या हो जाएगी, जो हमारी ज्योग्राफिकल लिमिट है, जो भूभाग की लिमिट है, वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। देखिए दूसरा क्या होगा यहाँ पर, दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि अब हमें कहीं पर भी आने जाने के लिए किसी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुमति। किसी प्रकार की कोई भी अनुमति की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। देखिए अभी आपको अगर मान लीजिए कि ब्राजील जाना है, अमेरिका जाना है, फ्रांस जाना है, या विश्व के किसी और देश में जाना है, तो पहले आपको उस सरकार से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, और हमारी सरकार को बताना पड़ेगा कि हम वहां जा रहे हैं, जिसे हम पासपोर्ट और वीजा के नाम से जानते हैं, है ना। लेकिन अगर वैश्विक नागरिकता स्थापित हो जाती है तो इस तरीके की चीजों की हमें जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या लेना है, वहां की किराया या जो टिकट है वो लेना है, और वहां पर जाइए। आप वहां पर काम कर सकते हैं, आप वहां पर घूम सकते हैं, आप वहां पर रह सकते हैं। तो इस तरीके की जो आज़ादी है वो आपको मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे कि जो अधिकार है, जैसे आपने मानव अधिकार पढ़ा ना, अधिकार जो है वो क्या हो जाएंगे, सभी के लिए। अभी तक किसके लिए थे, केवल उस देश के नागरिकों के लिए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, सभी के लिए हो जाएंगे। कि आपको सिर्फ क्या होना है, इंसान होना है। आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हैं, तो उसे क्या मिलेगा, सब कुछ अधिकार मिलेंगे जो कि किसी अन्य को प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है बेटा, यहां तक कोई डाउट? तो देखिए आपके अगर मैं बेसिक बात करूं तो सिर्फ इतने ही पॉइंट हैं जो आपको नागरिकता में पढ़ने हैं वैश्विक संदर्भ में। अगर हम विश्व की बात कर रहे हैं, वैश्विक संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो केवल हमें क्या है, इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पर, अपने प्यारे देश भारत पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो भारत में जो नागरिकता है वो संविधान में बात की गई है। कहां पर बात की गई है, संविधान में बात की गई है। कौन सा भाग है, जल्दी से बताइए। भाग 2 में की गई है। अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 to 11 तक जो है वो नागरिकता की चर्चा की गई है, नागरिकता की बात की गई है। अब इससे ज्यादा आपको और नहीं पढ़ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन हमने क्या डिस्कस किया, नागरिकता क्या है। दूसरा हमने करा, नागरिकता के प्रकार देख लिए हमने, नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है, भारतीय संविधान में कौन से भागों में नागरिकता की चर्चा की गई है, और वैश्विक या सार्वभौमिक नागरिकता किसे कहते हैं। तो ये जो नागरिकता वाला चैप्टर है, इसमें हमें केवल इन्हीं प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करनी है जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे, जो कि आपके इस सीक्वेंस का नेक्स्ट चैप्टर होगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।